नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत आर्टिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मन्नू भाकर। मन्नू भाकर को याद रखिएगा, मन्नू भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीता है और वो कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ये हरियाणा की रहने वाली खिलाड़ी हैं। ये खिलाड़ी कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा की हैं। हरियाणा की खिलाड़ी हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक शूटिंग में जीता है, ये भी याद रखिएगा। शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। शूटिंग में कांस्य पदक जीता है और शूटिंग में याद रखिएगा 10 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। 10 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक मनु भाकर ने जीता है, तो इसको याद रखिएगा। और इस तरह से देखा जाए तो मनु भाकर ओलंपिक में शूटिंग में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने शूटिंग में ओलंपिक में पदक जीता है, तो इसको याद रखिएगा। प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में शूटिंग में पदक जीता है और कांस्य पदक इन्होंने जीता है, तो इसको याद रखिएगा। अभी तक जो शूटिंग में कांस्य पदक जीते गए हैं ओलंपिक में, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो जो 2004 में, याद रखिएगा, 2004 में पहला शूटिंग में पदक जीता गया था राज्यवर्धन सिंह राठौर के द्वारा। राज्यवर्धन सिंह राठौर के द्वारा जीता गया था। पहला पदक जो जीता गया था शूटिंग में राज्यवर्धन सिंह राठौर के द्वारा 2004 में जीता गया। और 2004 में जो ओलंपिक हुआ था एथेंस में हुआ था। और एथेंस में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शूटिंग में जो मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग थी उसमें इन्होंने पदक जीता था और ये सिल्वर पदक जीते थे, तो इसको याद रखिएगा। सिल्वर पदक, रजत पदक जीता था इन्होंने, तो इसको याद रखिएगा। 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला शूटिंग में सिल्वर पदक जीता था। 2008 ओलंपिक में जो कि बीजिंग में हुआ था, बीजिंग में जो ओलंपिक हुआ था 2008 का, उसमें अभिनव बिंद्रा के द्वारा पदक जीता गया था। अभिनव बिंद्रा के द्वारा पदक जीता गया था 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा के द्वारा पदक जीता गया था और वो गोल्ड पदक जीते थे, तो इसको भी याद रखिएगा। ये भी 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग थी, उसमें अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। 2012 ओलंपिक हुआ, लंदन में खेला गया था 2012 के ओलंपिक में। इसमें गगन नारंग ने कांस्य पदक जीता था, तो इसको भी याद रखिएगा। कांस्य पदक जीता था और कांस्य पदक किसके द्वारा जीता गया 2012 के ओलंपिक में? तो गगन नारंग के द्वारा जीता गया था। तो ये जो तीनों थे ये 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जीते थे। और जो विजय कुमार हैं, जो याद रखिएगा 2012 के ही ओलंपिक में जो लंदन में हुआ था, उसमें विजय कुमार ने सिल्वर पदक जीता था, तो इसको याद रखिएगा। रजत पदक जीता था विजय कुमार ने और ये 10 मीटर एयर पिस्टल में जीते थे। 10 मीटर एयर पिस्टल में जीते थे, तो इसको याद रखिएगा। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में विजय कुमार ने पहली बार 2012 लंदन में रजत पदक जीता था। और हाल ही में 2024 में जो हुआ है, तो इसमें मनु भाकर के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। तो ये भारत की पहली महिला शूटिंग खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में शूटिंग में कोई पदक जीता है, तो इसको याद रखिएगा। 9वां महिला एशिया कप 2024 का विजेता कौन देश बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका के द्वारा महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता गया है। तो श्रीलंका ने यह खिताब पहली बार जीता है, तो इसको भी याद रखिएगा। पहली बार जीता है और किसको हरा के? भारत को हरा कर इसने यह खिताब अपने नाम किया है। तो भारत को हरा के यह खिताब अपने नाम किया है, तो भारत विजेता रहा है। और भारत के जो कप्तान थे इस
टीम इस टूर्नामेंट में जो भारत की तरफ से कप्तान थी उनका भी नाम याद रखिएगा, हरमनप्रीत थी, हरमनप्रीत कौर थी भारत की कप्तान। जबकि जो श्रीलंका की कप्तान थी चमारी अट्टापट्टू, उनका नाम है चमारी अट्टापट्टू। अट्टापट्टू श्रीलंका की कप्तान थी, तो इसको भी याद रखिएगा। ये जो मैच खेला गया, फाइनल जो मैच खेला गया श्रीलंका के दाम्बुला स्टेडियम में खेला गया था, दाम्बुला स्टेडियम में खेला गया था। और एशिया कप की अगर बात करें तो ये 9वां महिला एशिया कप था। अभी तक भारत ने कुल 7 मैच जीते हैं। अभी तक इसमें जो 7 महिला एशिया कप जीता है भारत ने, सर्वाधिक महिला एशिया कप किसने जीता है, तो भारत ने जीता है, 7 जीता है। एक श्रीलंका ने अभी 2024 का श्रीलंका ने जीता है और एक बांग्लादेश ने जीता है। तो कुल 9, ये 9वां था। और 9वां किसके द्वारा जीता गया, तो 9वां महिला एशिया कप श्रीलंका के द्वारा जीता गया है, तो इसको याद रखिएगा। और ये जो महिला एशिया कप होता है हर 2 साल के बाद इसका आयोजन किया जाता है, हर 2 साल के बाद इसका आयोजन किया जाता है। और आयोजन करता हो ICC कराती है महिला एशिया कप, तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस देश की नेवी डे परेड में भारतीय नौसेना ने भाग लिया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस की नेवी डे परेड में भारतीय नौसेना ने भाग लिया। यह 28 जुलाई को आयोजित किया गया था, 28 जुलाई को यह आयोजित किया गया था। और यह रूस की 328वीं नेवी डे परेड था, जिसमें भारतीय नौसेना भी शामिल हुआ था। और भारत की तरफ से इसमें INS तबर एक युद्धपोत है, INS तबर युद्धपोत इसमें शामिल हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। INS तबर युद्धपोत भारत की तरफ से इसमें शामिल हुआ था। जो INS तबर है इसको रूस से ही खरीदा गया था, रूस से खरीदा गया था। और 2004 में इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यह तलवार श्रेणी का, इसको भी याद रखिएगा, यह तलवार श्रेणी का युद्धपोत है, यह तलवार श्रेणी का एक युद्धपोत है, तो इसको याद रखिएगा। सिक्किम के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो सिक्किम के जो नए राज्यपाल हैं याद रखिएगा, इनका नाम ओम प्रकाश माथुर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ओम प्रकाश माथुर जो हैं सिक्किम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। जो हरिभाऊ बांगड़े हैं ये राजस्थान के नए राज्यपाल हैं, राजस्थान के नए राज्यपाल हैं हरिभाऊ बांगड़े। और संतोष गंगवार जो हैं झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। झारखंड के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं, संतोष गंगवार हैं, संतोष गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल हैं। जबकि रमन डेका जो हैं छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन हैं, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो ये हैं रमन डेका। रमन डेका छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं। संतोष गंगवार झारखंड के हैं। जबकि हरिभाऊ बांगड़े जो हैं राजस्थान के नए राज्यपाल हैं। और ओम प्रकाश माथुर जो हैं सिक्किम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। कुछ और राज्यपाल जो चेंज हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। असम के जो राज्यपाल बने हैं, असम के राज्यपाल का नाम याद रखिएगा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, ये असम के राज्यपाल हैं। और ये मणिपुर के भी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को ही नियुक्त किया गया है। तो असम और मणिपुर के राज्यपाल जो हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, इनको भी याद रखिएगा। जबकि तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं, तेलंगाना के राज्यपाल को भी याद रखिएगा, जिष्णुदेव वर्मा हैं। जिष्णुदेव वर्मा जो हैं ये तेलंगाना के नए राज्यपाल हैं। जबकि मेघालय के जो राज्यपाल हैं, मेघालय के राज्यपाल को भी याद रखिएगा, मेघालय के राज्यपाल हैं CH विजयशंकर हैं। CH विजयशंकर जो हैं, CH विजयशंकर मेघालय के राज्यपाल हैं। जबकि पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल या प्रशासक कहें कौन हैं, तो पुडुचेरी के याद रखिएगा, पुडुचेरी के उपराज्यपाल या प्रशासक कौन है, तो इनको याद रखिएगा कैलाश नाथन है। कैलाश नाथन जो हैं ये पुडुचेरी के नए प्रशासक बनाए गए हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। जो संविधान में राज्यपाल का उल्लेख मिलता है वो है अनुच्छेद 153 में उल्लेख मिलता है
153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनकी उम्र होती है 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। और इनका जो कार्यकाल होता है 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और इनका जो वर्तमान में वेतन है 3.5 लाख रुपये है प्रति माह। कितना है? 3.5 लाख रुपये इनका वेतन है, जो राज्य सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, इनका वेतन राज्य सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा इनका वेतन का भुगतान किया जाता है। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो इसको याद रखिएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसकी जो अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अध्यक्ष होंगे नरेंद्र मोदी, इसके अध्यक्ष होंगे गवर्निंग काउंसिल की। और इसका जो थीम है इसको भी याद रखिएगा। थीम क्या है? तो थीम है विकसित भारत @ 2047। तो इसका थीम है विकसित भारत @ 2047। तो इसको याद रखिएगा, विकसित भारत 2047। इस बैठक का जो उद्देश्य है वो है भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। इस बैठक का उद्देश्य है, इसको भी याद रखिए। भारत ने किस देश में नए रेजिडेंट मिशन का संचालन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लातविया में एक नए रेजिडेंट मिशन का आयोजन किया गया है। भारत के द्वारा इसका संचालन किया गया है। और लातविया है जो है, इसकी राजधानी जो है, राजधानी याद रखिएगा, पूछा गया है कई बार, इसकी राजधानी रीगा है। और रीगा की खाड़ी भी आपको याद होगा कि रीगा की खाड़ी के पास ही लातविया है। तो लातविया की राजधानी रीगा है। और लातविया जो है उत्तर पूर्वी यूरोप का एक देश है। उत्तर पूर्वी यूरोप का एक देश है इसको, और यह नाटो का सदस्य है। और यह जो यूरोपीय संघ है उसका भी सदस्य है लातविया। तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अवसंरचना विकास और रेलवे की ज़मीन पर अवैध रूप से रहने वाले लोगों के आश्रय के अधिकार के बीच संतुलन पर बल दिया है। आश्रय का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(1) में इसका वर्णन किया जाता है। और अनुच्छेद 21 में है जीवन जीने का अधिकार। जब इन दोनों को ले पढ़ा जाता है तो आश्रय का अधिकार का वर्णन हो जाता है। तो याद रखिएगा, इसका आश्रय का अधिकार है अनुच्छेद 1(e) में इसका वर्णन किया गया है। जो अनुच्छेद 1(e) है इसमें क्या कहा गया है? तो इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 1(e) में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी जगह निवास करने और बस जाने का अधिकार इसमें वर्णन है। तो भारत के अधिकार क्षेत्र में जो भी जमीन जगह है वहाँ निवास करने, बस जाने आदि का अधिकार है। तो ये 19(1) में इसका वर्णन किया गया है। जो 21 है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। जबकि अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत है। तो इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन की शुरुआत की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन का उद्देश्य क्या है? तो सांस्कृतिक विरासत की शक्ति एवं विकास तथा सांस्कृतिक पहचान के साथ इसके जुड़ाव के बारे में जागरूकता पैदा करना ही इसका उद्देश्य है। और इस मिशन के तहत 6 लाख गाँव में 6.5 लाख गाँव में उनकी भौगोलिक विशेषताओं, जनसंख्यिकी प्रोफाइल और रचनात्मक विशेषताओं सहित सांस्कृतिक मानचित्रण करना है।
तो ये भी याद रखिएगा। सांस्कृतिक मानचित्रण करना है 6 गाँवों का। ई उपहार पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25 जुलाई 2024 को ई उपहार पोर्टल लॉन्च किया गया। और यह जो पोर्टल है राष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च किया गया था, राष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस पोर्टल के द्वारा राष्ट्रपति और जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति और भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के द्वारा जो भेंट की गई वस्तुएं प्राप्त की गई हैं, जो उपाधियां हैं या भेंट की गई, उसको हम भेंट की गई वस्तुओं, राष्ट्रपति और भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के द्वारा जो उनको भेंट की गई वस्तुएं हैं उनकी नीलामी करना, ऑनलाइन नीलामी के लिए यह पोर्टल बनाया गया है। ई उपहार पोर्टल बनाया गया है। यह ऑनलाइन नीलामी करने के लिए बनाया गया है। और ऑनलाइन नीलामी किस चीज़ का? तो जो राष्ट्रपति और भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को जो उपहार मिले हैं उन उपहारों को ऑनलाइन नीलामी करने के लिए ई उपहार पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। और ई उपहार पोर्टल किसके द्वारा बनाया गया है या इसका कौन मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है? तो इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ई उपहार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस बांध के कारण हाल ही में बाढ़ के कारण यहाँ पे है, बाढ़ के कारण मेट्टूर बांध चर्चा में रहा। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में स्थित है। जो मेट्टूर बांध है यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के जो सलेम जिला है वहीं मेट्टूर में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। मेट्टूर कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में बनाया गया। यह एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। और यह कावेरी नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी पर यह बांध बनाया गया है। और यहीं पे स्टेनली जलाशय भी स्थित है। इसको भी याद रखिए, कई बार पूछा गया है। स्टेनली जलाशय जो है इसी बांध के पास है। स्टेनली जलाशय जो है तमिलनाडु में ही स्थित है। और यह जो मेट्टूर बांध है वहीं पे स्थित है स्टेनली जलाशय भी। तो इसको भी साथ में याद रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना।